हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा जनरल रिफॉर्म्स दो हेडिंग हमने शायद लिख ली थी, अभी समझा कुछ भी नहीं है जनरल रिफॉर्म में से। बेटा अभी दो हेडिंग और लिख लेते हैं, फिर एक की बात समझेंगे। बेटा चलो जी, लिखना शुरू करो आप मेरे साथ साथ। बेटा बोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? नेक्स्ट हेडिंग लिख रहा हूं बेटा।
चलो जी फटाफट से नोट डाउन करना बच्चों। बेटा बात करते हैं जनरल रिफॉर्म की, समझते हैं इसको बहुत आराम से, सुनना बेटा। स्टार्ट यहीं से कर देता हूं, मेरे पास एमएसपी लिखा है, एमएसपी पे चर्चा कर देते हैं। बेटा हेडिंग का नाम जरूर प्राइस सपोर्ट पॉलिसी है, लेकिन प्यार से हम इसको एमएसपी बोलते हैं। एमएसपी मींस मिनिमम सपोर्ट प्राइस। बेटा आपको बता देता हूं क्या होती है ये चीज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। गवर्नमेंट किसी भी क्रॉप का क्रॉप सीजन आने से पहले ही बेटा आपको एक एमएसपी इशू कर देती है। एमएसपी का मतलब होता है बेटा फार्मर को मकसद ये होता है बेटा फार्मर्स को प्रमोट करना कि आप इस फसल को, इस क्रॉप को प्रोड्यूस करो। बेटा गवर्नमेंट ने कह दिया कि मेरी नज़र में वीट इस साल 13 रुपए किलो बिकेगा, मैं एमएसपी फिक्स कर रही हूँ 13 रुपए किलो। तो बेटा अगर 13 रुपए किलो में कोई ना खरीदे और आपके पास जितनी मर्जी सरप्लस प्रोड्यूस के ना हो, आप गवर्नमेंट को बेचो। ये चीज बेटा फार्मर को कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देती है अगेंस्ट द अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट। और आप देखते हो बेटा एग्रीकल्चर बहुत एक अनसर्टेन इंडस्ट्री है, बहुत अनसर्टेन, क्योंकि बेटा ये पूरी तरीके से रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करती है। उसके अलावा हजारों अनसर्टेनिटी है। फार्मर ने बेटा लोन लेकर, आपको भी पता है बेटा फार्मर का एक्सप्लॉयटेशन बड़ा रेगुलर रहा है, ठीक है ना। जमींदारों से लोन ले रखा होता है 10-10% ब्याज पे, एक महीने का बेटा 10-10% ब्याज पे लोन ले रखा है। कहीं से बेटा सीड्स खरीदे, वो पैसे ब्याज पे उठाकर और बेटा प्रोड्यूस करा, और अगर उसके बाद वो ना बिके तो फार्मर बेटा सुसाइड के अलावा कोई रास्ता नहीं सोचता। बेटा गवर्नमेंट ने क्या करा, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए एक एमएसपी फिक्स कर दिया। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगर आपको लगता है मार्केट में गवर्नमेंट की नज़र में बेटा वीट 13 रुपए पर केजी है, आपको लगता है 15 रुपए, 17 रुपए, 20 रुपए किलो बिक रहा है, आप बेचते रहो। लेकिन जैसे ही मार्केट प्राइस 13 रुपए किलो से कम आए तो आप मार्केट में बेचना बंद कर दो, गवर्नमेंट को बेचो सारी की सारी प्रोड्यूस 13 रुपए किलो पे। गवर्नमेंट इज कमिटेड टू बाय योर आउटपुट एट द एमएसपी। समझ आई बात बेटा? तो ये एक बहुत अच्छा एग्रेरियन रिफॉर्म था और आज तक चल रहा है, आज तक ये बंद नहीं हुआ। पता होगा शायद बेटा अभी बहुत सारे एग्रीकल्चरिस्ट फार्मर्स बेटा धरने दे रहे हैं, पता ही होगा आपको, नेशनल हाईवेज पे, ठीक है ना। उनको यही लगता है कि बेटा किसान बिल में आपने क्या किया है, हमारा एमएसपी खत्म कर दिया है। लेकिन गवर्नमेंट हजारों बार बोल चुकी है एमएसपी किसी का कहीं नहीं जा रहा, एमएसपी आपको एज इट इज मिल रहा है। चलो खैर बात ओके हुई है बेटा। उसके बाद मैं बात करता हूँ दो तरीके की कोऑपरेटिव सोसाइटी की। बाबू थर्ड हेडिंग में लिखा है आपने कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। लो जी पहले मैं आपको वैसे बता देता हूं, कोऑपरेटिव वर्ड पे हल्की सी चर्चा कर देता हूं बेटा। 11th क्लास का मुद्दा था कोऑपरेटिव सोसाइटी। मुझे नहीं पता कि आपने कितना पढ़ा है इसको कोऑपरेटिव सोसाइटी को, लेकिन मैं हल्की सी बात कर देता हूं। बाबू आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हो। कोऑपरेटिव सोसाइटी इस प्रिंसिपल पे काम करती है कि उसको अपने मेंबर्स का वेलफेयर सोचना है, प्रॉफिट नहीं कमाना, पहली बात। दूसरी बात बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रिंसिपल होता है एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन, हमें मिडलमैन खत्म करने, ठीक है ना। और बाबू कम से कम कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए कम से कम 10 लोगों की जरूरत होती है और मैक्सिमम इट मे बी अनलिमिटेड, ठीक है जी। ये तो जनरल कोऑपरेटिव सोसाइटी टर्म थी। अब मैं आपको बता देता हूँ कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी क्या चीज होती है। देखो बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का मकसद ही क्या है बेटा, फार्मर्स की बार्गेनिंग पावर को बढ़ाना। आप एक इंडिविजुअल फार्मर हो बेटा, आपको बेटा अपनी लैंड होल्डिंग्स के लिए सीड्स चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, इंसेक्टिसाइड चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए। आप अकेले बंदे हो बेटा, आप कहाँ अप्रोच करोगे? आप अप्रोच करोगे किसी रिटेलर को। एक इंसान को कितना कुछ चाहिए होगा बेटा, ठीक है ना। लेट्स सपोज की बात करता हूँ बेटा, आपको सीड्स की क्वांटिटी चाहिए 50 kg, कुछ फर्टिलाइजर, कुछ पेस्टिसाइड, कुछ इंसेक्टिसाइड, ठीक है ना। लुटने वाले हो कि नहीं लुटने वाले? आप एक रिटेलर को अप्रोच कर रहे हो बेटा, कहीं ना कहीं महंगा तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बीच में कहीं ना कहीं रिटेलर का मार्जिन भी होगा, कहीं ना कहीं होलसेलर का भी मार्जिन होगा, कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरर भी इन्वॉल्व होगा, उसका भी मार्जिन होगा बेटा। अब आपने क्या करा, आपने कहा नहीं ऐसे तो काम चल नहीं रहा, हम क्या करते हैं, हम 5000 फार्मर हैंड शेक कर लेते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं। 5000 फार्मर ने मिलकर बेटा एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली बेटा। इट विल एनहांस योर बार्गेनिंग पावर टू द मच एक्सटेंट। अब आप खुद सोचो बेटा, आप किसी रिटेलर के पास नहीं जाओगे, अगर सबकी नीड बेटा सीड्स की 50-50 किलो भी हो तो बेटा 2.5 लाख किलो सीड्स,
क्या करोगे किसी रिटेलर के पास जाकर? आप कोशिश करोगे किसी मैन्युफैक्चरर को अप्रोच करने की, तो आपने कौन सा प्रिंसिपल लगा दिया? अगेन एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन। मिडलमैन ही हटा दिए, ये भी गया ये भी गया। मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, ये है बेटा कंज्यूमर। इन्होंने क्या करा? इसको भी एलिमिनेट किया, इसको भी एलिमिनेट किया, सीधा मैन्युफैक्चरर के पास पहुंच गया। सर कुछ तो सस्ता मिलेगा, कुछ भी कह लो आप। 2.5 लाख किलो सीड्स मांगोगे नगद, बार्गेनिंग पावर ही अलग है बेटा। उसको बेटा बहुत हद तक बेटा कहीं ना कहीं कम करा सकते हो, कैश डिस्काउंट मांग सकते हो। फर्टिलाइजर खरीदोगे क्वांटिटी में, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, सर कोई भी मैन्युफैक्चरर के मुंह में पानी आएगा कि करोड़ों की सेल देने वाले हो आप उसको, वो भी नगद। सर डिस्काउंट तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के पीछे मकसद होता है बार्गेनिंग पावर एनहांस करना, ठीक है ना, जो फार्मर ने एनहांस कर ली थी। दूसरी बात बेटा, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी ने फार्मर्स को बहुत सारी चीजें सिखाई जो फार्मर पहले नहीं जानते थे। कोऑपरेटिव सोसाइटी में बेटा जो भी मैनेजिंग कमेटी बनती है, उन्होंने समझाया कि आप क्या करोगे, अपनी प्रोड्यूस को ग्रेडेड करोगे। पहले ऐसे नहीं बेच दो, ग्रेडिंग करो। ग्रेडिंग बेनिफिट देती है। ग्रेडिंग का मतलब समझते हो ना बेटा? अच्छी, बेटर इन साइज, बेटर इन क्वालिटी एक तरफ, ठीक है ना। जो क्वालिटी खराब प्रोड्यूस हो गई, ये तो कुदरत की चीज है बेटा, कोई चीज अच्छी हो जाती है, कोई चीज खराब हो जाती है, ठीक है ना। आपने तो अपनी तरफ से बेटा एक ऑरेंज ही प्रोड्यूस करा, ठीक है ना, कुछ अच्छे भी निकल जाते हैं, कुछ खराब भी निकल जाते हैं, और वही सेम फार्मलैंड है, वही सेम सीड्स है, वही सब कुछ है बेटा, ठीक है ना। आपको हमेशा कोऑपरेटिव सोसाइटी सिखाती है कि अपनी प्रोड्यूस को ग्रेडिंग करो, ठीक है ना। अच्छी वीट एक तरफ, बेटर क्वालिटी की एक तरफ, बड़ा दाना एक तरफ, छोटा सब एक तरफ। इसको सस्ता बेच दो, इसको महंगा बेचना है। और तब तक नहीं बेचना बेटा जब तक प्राइस लुक्रेटिव ना हो, रेम्यूनरेटिव ना हो, आपको अब पसंद ना हो प्राइस। बेटा इन्होंने देखो क्या होता था, पहले फार्मर्स डरता था कि ये पेरिशेबल प्रोडक्ट है, सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन बेटा यही कोऑपरेटिव सोसाइटी इंश्योर करती है कि हम आपको वेयरहाउसिंग फैसिलिटी देंगे अपनी जेब से। 5000 फार्मर मिले, आपने बेटा बनते ही 100 रुपए डाल दिए। कितने रुपए इकट्ठे कर दिए आपने? 5 लाख। और मैं बोलता हूँ 1000 डाल दिए, सिर्फ 1000। कितने रुपए इकट्ठे हो गए? 50 लाख। और मैं बोलता हूँ 10-10 हजार डाल दिए, कितने रुपए इकट्ठे हो गए? 5 करोड़। सर यूनिटी में कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ है। आपने 10-10 हजार रुपए डाल दिए, 5 करोड़ इकट्ठे करे। कोऑपरेटिव सोसाइटी ने एक बहुत बड़ा वेयर हाउस खरीदा और बोल दिया 5000 फार्मर को, अगर आपकी प्रोड्यूस का आपको बेटा प्राइस रेम्यूनरेटिव नहीं मिल रहा तो रश में बेचने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो बेटा, इसको स्टोर कर दो वेयर हाउस में, हम बाद में बेच लेंगे, जल्दी ना करो। तो यानी कि प्रोविजन ऑफ स्टोरेज ऑफ क्रॉप इज आल्सो प्रोवाइडेड बाय कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, ठीक है ना बेटा। सबसे पहली बात ग्रेड करो, ग्रेड करने के बाद बेचो, और उसके बाद भी तब तक ना बेचो जब तक प्राइस आपको नहीं लगता कि रेम्यूनरेटिव है, तो ठीक है ना। स्टोर करो क्रॉप को तब तक। एक और बात समझाई गई बेटा कि 5000 फार्मर एक जैसी प्रोड्यूस मत उगा देना। ये ना सभी वीट और सभी राइस, ऐसा करने से क्या होगा बेटा, इट विल क्रिएट अ ग्लट ऑफ सप्लाईज इन द मार्केट। क्या होगा बेटा, एक ह्यूज क्वांटिटी सप्लाई आएगी बेटा, और डिमांड ना होगी तो इतना क्रॉप प्राइस में क्रैश, सबको ही नुकसान हो जाएगा, एक को नुकसान नहीं होगा। 1000 को बोला कि आप वीट उगाओ ना, 1000 राइस, 1000 मेज की बात कर लो बेटा, और बड़ी क्रॉप है दुनिया में। एक यही थोड़ी रह गया, ज्वार है, बाजरा है, और बड़ी क्रॉप है, सिर्फ वीट राइस थोड़ी रह गया है। अगर आप सिर्फ वीट राइस 5000 के 5000 लोग उगाने लगोगे बेटा, ग्लट ऑफ सप्लाई क्रिएट हो जाएगी और सबके क्रॉप का प्राइस क्रैश हो जाएगा। सप्लाई हो, किसी चीज की डिमांड ना हो, क्या होता है बेटा आपको भी पता है, प्राइस उड़ जाते हैं ना। तो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी इनके लिए ये काम करती थी। जनरल रिफॉर्म है, गवर्नमेंट ने कहा बनाओ मार्केटिंग सोसाइटीज, ठीक है जी। उसके बाद बेटा सेकेंड नंबर पे आपने हेडिंग लिखी होगी क्रेडिट फैसिलिटी, प्रोविजन ऑफ क्रेडिट या क्रेडिट फैसिलिटी। लो जी समझना जरा, मेरी तरफ देखना बेटा, मैं आपको एक चेन बता देता हूं, ऑल्दो मैंने लिखवाया किसी और तरीके से, मेरी तरफ देखना बेटा। एक चेन समझ लो बहुत आराम से। चलो जी सामने देखना मेरी तरफ बेटा। एक इंस्टीट्यूशन है बड़ा फेमस, आपने शायद कभी नाम सुना हो बेटा, फुल फॉर्म है नाबार्ड बेटा, सॉरी नाम है नाबार्ड, फुल फॉर्म है बेटा नेशनल, NA स्टैंड फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाम से देखो, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट।
बेटा ये बैंक बना है एग्रीकल्चरिस्ट के डेवलपमेंट के लिए एज वेल एज रूरल डेवलपमेंट के लिए। अगेन ये बैंक बेटा आरबीआई की तरह काम करता है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरह बेटा ये पब्लिक डीलिंग नहीं करता, ठीक है ना, पब्लिक से डील नहीं करता बेटा, लेकिन ये उन इंस्टीट्यूशंस के साथ डील करता है बेटा जो रूरल एरिया में फाइनेंसिंग का काम करते हैं, लोन देने का काम करते हैं। यानी कि बेटा ये उन इंस्टीट्यूशन को लोन देता है बेटा जो फार्मर्स को लोन देते हैं। समझ आई बात बेटा? यानी कि बाबू नाबार्ड ने पब्लिक डीलिंग कभी नहीं करी, लेकिन कमर्शियल बैंक को भी लोन दे सकता है, रीजनल रूरल बैंक को भी लोन दे सकता है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी लोन दे सकता है। बाबू बहुत आराम से इस चीज को समझना। देखो अभी आपने ना मुझसे ये टर्म कभी नहीं पढ़ी होगी कि रीजनल रूरल बैंक क्या होते हैं या कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज क्या होती हैं। बहुत आराम से समझते हैं बेटा। रीजनल रूरल बैंक क्या होते हैं बाबू? हर गांव में एक कॉमर्शियल बैंक को एस्टैब्लिश करना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक अपने साथ साथ बेटा बहुत सारे खर्चे लेकर आता है। मानते हो ना बेटा? आप अपनी सिटी में कोई कॉमर्शियल बैंक देख लो, कोई भी कॉमर्शियल बैंक सबसे पहली बात बेटा अपनी जगह नहीं खरीदता। जब जगह नहीं खरीदता तो जगह कैसी होती है बेटा? रेंट की होती है, लीज की होती है जगह, ठीक है ना। 1.5 लाख 2 लाख रुपए महीना से कम शायद ही कोई जगह रेंट पर हो जिसमें कॉमर्शियल बैंक है। 1.5 से 2 लाख रुपए महीना का रेंट बेटा, किसी में 10 स्टाफ काम कर रहा है, किसी में 12 स्टाफ काम कर रहा है, किसी में 15 स्टाफ काम कर रहा है, कोई 50,000 से कम सैलरी पे नहीं है बेटा। 10 लोग भी एवरेजली काम कर रहे हो, 5 लाख रुपए महीना सैलरी। इसके अलावा बेटा 24 घंटे जब तक भी बेटा बैंक खुलेगा तब तक बिजली चलती रहेगी, एसी चलते रहेंगे, कुछ बंद नहीं होने वाला। एटीएम बाहर लगा हुआ है बेटा, उसका वॉचमैन 3 टाइम के अलग अलग है बेटा, 24 घंटे उसमें एसी चलता रहता है। ये बैंक के खर्चे हैं। 10 से 12 लाख रुपए महीना फिक्स्ड खर्चे, फिक्स्ड, जो बेटा कम ही नहीं हो सकते। बाबू अगर आप रूरल एरिया में बैंक एस्टैब्लिश कर दो फुल फ्लेज, आपको भी पता है आपको इतना रेवेन्यू आने नहीं वाला, तो आप क्या करते हो वहां पे फुल फ्लेज कमर्शियल बैंक एस्टैब्लिश ना करके रीजनल रूरल बैंक एस्टैब्लिश करते हो। और देख लो इसका नाम क्या है, रीजनल रूरल बैंक। ये रीजन वाइज डिफरेंट होते हैं बेटा। यूपी में जितने रीजनल रूरल बैंक है मैं नाम बता देता हूं बेटा, आपको वैसे भी एक पहचान बता दूंगा। जब भी आपको लगेगा ना किसी भी बैंक के आगे लिखा हुआ है ग्रामीण बैंक, तो समझ लेना ये रीजनल रूरल बैंक है, ठीक है ना। यूपी में भी है, हमारे सहारनपुर सिटी में, पूरे सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में गागा रेडी और जितने भी गांव लगते हैं सब जगह पर है। नाम है यूपी सर्व ग्रामीण बैंक, ठीक है ना। बाबू इनको सेटअप करने में कॉस्ट कम आती है, ये छोटी सी जगह में सेटअप हो जाते हैं, इनको एसी वगैरह कोई फैसिलिटी नहीं मिलती। कॉमर्शियल बैंक नहीं है ये बेटा, ठीक है ना। कॉमर्शियल बैंक इन बैंकों को फाइनेंस करते हैं और ये बेटा हो सकता है फार्मर को डायरेक्टली फाइनेंस करे, ठीक है ना। कॉमर्शियल बैंक खुद भी फार्मर को फाइनेंस कर सकते हैं। कॉमर्शियल बैंक बेटा इनको भी लोन दे सकते हैं, रीजनल रूरल बैंक, और रीजनल रूरल बैंक फर्दर फार्मर को लोन दे सकते हैं। कॉमर्शियल बैंक एक और एंटिटी है जिसको लोन दे सकते हैं बेटा, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। आपको बता देता हूं, अगेन नाम है कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो फंक्शनिंग इसकी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह है बाबू। प्रिंसिपल वही, वेलफेयर ऑफ द मेंबर। मैं आपको एक बात बोलता हूं बेटा, आप समझ लो मोर और लेस आप जिस चीज को कमेटी बोलते हो वो चीज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। 20 लोग जुड़ गए बेटा, किसके लिए बेटा? क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोन के लिए जुड़ गए। सबने 1-1 लाख कंट्रीब्यूट करे बेटा। पहले महीने किसी ने कहा मुझे जरूरत है 20 लाख, वो ले गया। दूसरे महीने किसी ने कहा मुझे जरूरत है, वो ले गया। 20 महीने तक ऐसे ही चलता रहा। हम जिस चीज को कमेटी बोलते हैं बेटा, वो रियलिटी में बेटा अगर वो रजिस्टर्ड हो तो बेटा वो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। अगेन एक बेटा मेंबर को लोन चाहिए 50 लाख है नहीं क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में, तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लोन ले सकती है किसी कमर्शियल बैंक से। और इसका पर्पस क्या होता है? अपने मेंबर को क्रेडिट देना बेटा ऑन चीपर इंटरेस्ट रेट। ये बेटा लोगों से बहुत कमाते हैं लेकिन अपने मेंबर को बड़े चीप रेट पे देते हैं। आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक है एक। जो भी मेंबर हैं बेटा इसके, उनको अगर लोन चाहिए तो बहुत सस्ता। बाकी आप में से कोई लोन ले आओ बेटा, महंगा ही है, कमाते हैं आपसे और अपने मेंबर्स को सस्ता देते हैं। समझ आई बात बेटा? कोऑपरेटिव सोसाइटीज रीजनल रूरल बैंक से भी लोन ले सकती हैं और बाबू फार्मर इनसे भी लोन ले सकता है। तो ये कुल मिला के इतना बड़ा टेबल है। नाबार्ड कभी फार्मर के टच में नहीं आएगा बेटा, ये पब्लिक डीलिंग नहीं करता, लेकिन ये उन इंस्टीट्यूशन को फाइनेंस करता है बेटा जो रूरल एरिया में फाइनेंस करते हैं, जो एग्रीकल्चरिस्ट को फाइनेंस करते हैं। कॉमर्शियल बैंक किसी को भी फाइनेंस कर सकता है, आरआरबी को भी लोन दे सकता है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी, एज वेल एज बेटा फार्मर को भी। बेटा रीजनल रूरल बैंक अगेन
क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी लोन दे सकते हैं, फार्मर्स को भी दे सकते हैं। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बेटा फार्मर को भी दे सकती है। तो फार्मर के पास बहुत सारे ऑप्शन हो गए। और आपको बता देता हूं बेटा, पुराने जमाने में अगर आप किसी फार्मर से पूछ लो ना कि लोन कहां से लिया हुआ है बेटा, किसी जमींदार किसी लैंडलॉर्ड से ले रखा होता, तो आपको पूरा एक्सप्लॉइट करते थे। 10-15% बेटा महीने की ब्याज बताते थे और 1 साल में पैसा डबल कर देते थे आपके ऊपर। सुना होगा ऐसा एक्सप्लॉइटेशन, तो बहुत लोगों ने सुना है। सोना भी गिरवी रख लेंगे और 10-10% ब्याज भी चार्ज करेंगे, चाहे मार्केट रेट बेटा 1% क्यों ना। ठीक है ना बेटा, ऐसा तो लोग बहुत करते थे ना बेटा। गवर्नमेंट की इन एफर्ट्स की वजह से आज की तारीख में कॉमर्शियल बैंक ने टोटल इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस का 72% फाइनेंस कर रखा है। अगर आज भी कहूं मैं, पूरी इकोनॉमी से लैंडलॉर्ड तो खत्म नहीं हुए, आज भी जमींदार एग्जिस्ट करते हैं बेटा। अगर मैं बात करूं कि कितना परसेंट इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस है और कितना परसेंट नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस है, इंस्टीट्यूशन मतलब जो गवर्नमेंट की बॉडीज हैं बेटा, और नॉन इंस्टीट्यूशन मतलब लैंडलॉर्ड जमींदार, तो आज भी बेटा ऐसे ही होगा। 80% इंस्टीट्यूशन ने लोन दे रखा होगा और 20% लैंडलॉर्ड अभी भी एग्जिस्ट कर रहे होंगे। लेकिन इस 80% में से बेटा 72% बेटा कमर्शियल बैंक ने लोन दे रखे हैं, तो यानी कि चीपर क्रेडिट होंगे अपने आप में बेटा इनके कंपैरिजन में। तो बेटा ये काम हुआ एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी। ठीक है बेटा, और फर्स्ट हेडिंग में समझ के खत्म करो बेटा। एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी बेटा ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि 1950-51 की बात करो, सिर्फ 17% लैंड के पास परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन थे। याद है बेटा, वहां पर मैं एक फीचर लिखवाता था, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। एग्रीकल्चर एक अनसर्टेन प्रोफेशन है बेटा। क्यों बेटा? गुड रेनफॉल इंप्लाइज गुड आउटपुट, बैड रेनफॉल इंप्लाइज बैड आउटपुट। अच्छी बारिश अच्छी फसल, खराब बारिश खराब फसल, क्योंकि बेटा कितनों के पास परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन है, कितनी कैनाल्स कितने कुएं खोद दिए आपने बेटा। अगर बारिश ना हुई तो कितनों को पानी मिल जाएगा? सिर्फ 17% लैंड के पास। आज भी हालात कोई बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी बेटा इसके कंपैरिजन में अच्छा है। 45% लैंड के पास आज परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन है। तो बेटा ये एग्रेरियन रिफॉर्म है जो 1950 to 1990 गवर्नमेंट आपके लिए कर पाई। ठीक है, एक बार रीड करो प्रॉब्लम, फिर ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं। पहले रीड करो। चलो जी बेटा, एनसीईआरटी पेज नंबर 24 पर हूँ मैं बेटा। टॉपिक लिखा हुआ है, हेडिंग का नाम था ग्रीन रेवोल्यूशन। और आपको बता देता हूँ पेपर में हो सकता है ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से आ जाए, क्या हो सकता है पेपर में आ जाए अचीवमेंट ऑफ एग्रेरियन रिफॉर्म। जो 1950 to 1990 आपने इतने सारे लैंड रिफॉर्म्स करे, जनरल रिफॉर्म्स करे, टेक्निकल रिफॉर्म्स करे, तो उसका अचीवमेंट क्या हुआ बेटा? उसका अचीवमेंट है ये कि ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ इंडिया में। चलो जी पढ़ते हैं। द ग्रीन रेवोल्यूशन एट इंडिपेंडेंस अबाउट 75% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। बेटा इंडिपेंडेंस के दिन 75% पॉपुलेशन एंगेज थी एग्रीकल्चर में, डिपेंडेंट थी एग्रीकल्चर में। प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर वाज वेरी लो because of the use of the old technology and the absence of required infra for the vast majority of the farmers. India's agriculture vitally depend on the monsoon, and if the monsoon fell short, the farmer were in trouble unless they had the access to the irrigation facility, which very few had. बाबू कमियां बता रहे। 1947 में 75% पॉपुलेशन एंगेज थी, प्रोडक्टिविटी बहुत लो थी, परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन बहुत कम के पास थे। तो ये सब बता रहा है क्योंकि किसी के पास भी कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी। पढ़ते चलो। फिर ऐसा क्या हुआ कि ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया। यहाँ से काम की बात स्टार्ट होगी। द स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर ड्यू टू द कॉलोनियल रूल वाज परमानेंटली ब्रोकन बाय द ग्रीन रेवोल्यूशन। कहता है जो स्टैग्नेशन एग्रीकल्चर में चल रही थी कॉलोनियल पीरियड में, स्टैग्नेशन समझते हो ना बेटा? जीरो ग्रोथ, कोई ग्रोथ ही नहीं है बेटा। ठीक है ना? जहां पर बेटा एग्रीकल्चर एक जगह पर रुक चुका था कॉलोनियल पीरियड में, कहता है वो जो स्टैग्नेशन थी वो खत्म कर दी थी ग्रीन रेवोल्यूशन ने। पढ़ते चलना बेटा। कहता है दिस रेफर्स टू द लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज ऑफ हाई यील्ड वैरायटी सीड्स स्पेशली फॉर व्हीट एंड राइस। बेटा काम की बात है। कह रहा है क्या हुआ? एकदम से अचानक से बेटा व्हीट और राइस की क्रॉप प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ गई ड्यू टू द HYV सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। याद होगा बेटा, पढ़ चुके हैं टेक्निकल रिफॉर्म में हाई यील्ड वैरायटी सीड्स के बारे में, और गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करे थे। ठीक है ना बेटा? चलो जी आगे बढ़ना। कहता द यूज ऑफ दीज सीड्स रिक्वायर्ड द यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स in the correct quantity as well as the regular supply of water. The application of these inputs in correct promotion is vital. बेटा
कहता है अगर एक बार आपने HYV सीड्स यूज करे, आपको फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड सब यूज करना पड़ेगा और एक करेक्ट क्वांटिटी में करना पड़ेगा, करेक्ट टाइम पर करना पड़ेगा, डेली वाटर देना पड़ेगा। यानी कि बेटा एक खर्चा अपने साथ बहुत सारा खर्चा लेकर आएगा, खाली HYV सीड्स से काम किसी का नहीं चलेगा। The farmer who could benefit from HYV seeds require reliable irrigation facility as well as the financial resources to purchase fertilizer and pesticides। यही बात मैं बोल चुका हूँ, ठीक है ना बेटा। बाबू अगर आपने HYV टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा तो समझ लो आपको फाइनेंशियल साउंड होना पड़ेगा, खर्चे करने पड़ेंगे हर चीज़ के ऊपर। पढ़ते हैं आगे। As a result, in the first phase of Green Revolution, approximately mid-1960s up to mid-70s, the use of HYV seeds were restricted to more affluent states such as Punjab, Andhra and Tamil Nadu। बेटा काम की बात अगेन मेरी तरफ देखना, कहता है फर्स्ट फेज आया, इसने यहाँ पर बड़ा स्मार्टली बता दिया कि ग्रीन रेवोल्यूशन आया कब था, ठीक है ना। फर्स्ट फेज कब हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन का, कहता है mid-60s to mid-70s, यानी कि आप बोल सकते हो अप्रोक्सीमेटली 1965 के आसपास पहला ग्रीन रेवोल्यूशन आया। लेकिन बेटा वो 3 स्टेट तक रेस्ट्रिक्टेड था, नाम दिए गए हैं बेटा पंजाब, आंध्रा और तमिलनाडु। 3 ही स्टेट में था वो ग्रीन रेवोल्यूशन, बाकी सारी स्टेट में नहीं आता। क्यों बेटा, बाकी किसी स्टेट के पास पैसा नहीं था। ये 3 स्टेट तगड़ी थी, सबने HYV सीड्स का यूज करा, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर का यूज करा। बेटा बहुत बड़े लेवल पे क्रॉप हुई, व्हीट और राइस, बेची और कमाया पैसा, ठीक है ना बेटा। चलो बढ़ते हैं आगे। कहता है बेटा आगे, फर्दर द यूज ऑफ HYV सीड्स प्राइमरली बेनिफिटेड द व्हीट ग्रोइंग रीजन्स ओनली। In the second phase of Green Revolution, mid-70s to mid-80s, the HYV technology spread to a large number of states and benefit more variety of crop। बेटा second phase of Green Revolution कब आया, mid-70s to mid-80s, यानी कि बेटा बोल सकते हो 1975। लेकिन बेटा एक बात बता देता हूँ, फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन में कुछ कमियां थी, ठीक है ना, आपको लिखनी पड़ेंगी, पूछी जाएंगी और मैं आपको बता रहा हूं आपने पढ़ी भी हैं। सबसे पहली हेडिंग डालोगे लिमिटेड क्रॉप कि जो पहला ग्रीन रेवोल्यूशन था बेटा, जहां पर रेवोल्यूशनरी राइज हुआ था प्रोडक्टिविटी में, वो सिर्फ व्हीट और राइस में हुआ था। 2 ही क्रॉप थी बेटा जिसमें ग्रीन रेवोल्यूशन आया था फर्स्ट फेज में। सेकेंड फेज में बेटा लगभग सारी क्रॉप कवर हो गई थी। दूसरी बात बेटा, दूसरी लिमिटेशन, लिमिटेड रीजन। फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन 3 ही रीजन्स तक लिमिटेड था, पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश, जबकि सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन ऑल ओवर इंडिया था, ठीक है ना। चलो खैर बढ़ना आगे बेटा। कहता था स्प्रेड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड इंडिया टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन। वी नो लॉन्गर हैड टू बी एट द मर्सी ऑफ अमेरिका और एनी अदर नेशन फॉर मीटिंग आवर नेशंस फूड रिक्वायरमेंट। बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा ये हुआ बेटा, कहता है सेल्फ सफिशिएंट हो गए हम फूड ग्रेन्स में। अब हमारे के ऊपर अमेरिका की दया के ऊपर या किसी और नेशन की दया के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। और आपको पता भी होगा हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव भी था सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन, एटलीस्ट इन फूड ग्रेन्स। चलो जी, कहता है ग्रोथ इन एग्रीकल्चर आउटपुट इज इंपॉर्टेंट बट इट इज नॉट इनफ इफ अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ दिस इंक्रीज इज कंज्यूम्ड बाय द फार्मर देमसेल्फ इंस्टेड ऑफ बीइंग सोल्ड इन द मार्केट। द हायर आउटपुट विल नॉट मेक मच ऑफ द डिफरेंस टू द इकोनॉमी एज अ होल। If on the other hand a substantial amount of agriculture produce is sold in the market by the farmer, the higher output can make a difference to the economy। बाबू कह रहा है अगर आप बहुत बड़ा आउटपुट प्रोड्यूस करो लेकिन खुद से कंज्यूम कर जाओ तो इकोनॉमी में आपने डिफरेंशिएट ही क्या किया। कहता है अगर इसके कंपैरिजन में बेटा आपने बहुत बड़ा आउटपुट प्रोड्यूस करा, अपने लिए थोड़ा सा कंज्यूम करा और बहुत बड़ा इकोनॉमी को दे दिया, तो वो एक डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। और वही ग्रीन रेवोल्यूशन था, पढ़ते चलना। कहता था पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विच इज सोल्ड इन द मार्केट बाय द फार्मर इज कॉल्ड मार्केटेड सरप्लस। काम की बात है बेटा। A good proportion of the rice and wheat produced during the Green Revolution period was sold by the farmer in the market. As a result, the price of food grains declined relative to the other item of consumption. कहता था low income group who spend a large percentage of their income on food benefited from this decline in the relative price. The Green Revolution enabled the government to procure sufficient amount of food grain to build a stock which could be used in a time of food shortage। बेटा इधर देखना मेरी तरफ। कहता है ग्रीन रेवोल्यूशन में बहुत क्रॉप हुई व्हीट और राइस की, सप्लाई हो, इतनी डिमांड ना हो, क्या होगा बेटा, आपने मार्केट में बेचना शुरू करा लेकिन मार्केट में प्राइस कम रहा। बेटा इससे उन लोगों को बेनिफिट हुआ जो अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा पोर्शन बेटा खाने में खर्च कर देते थे, एक तो उनको बेनिफिट हुआ। कहता है गवर्नमेंट को इतनी प्रोड्यूस होने से क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट स्टार्टेड मेंटेनिंग बफर स्टॉक ऑफ व्हीट एंड राइस।
गवर्नमेंट ने क्या करा, बफर बनाना शुरू कर दिया वीट और राइस का, क्योंकि बेटा ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी भी साल में इंडिया में कोई नेचुरल कैलामिटी ना आए। पता ही है आपको बेटा, उत्तराखंड तो कभी ना कभी तो हर साल में कुछ ना कुछ होता रहता है। केरला में बेटा कितनी बार हो चुका है, केदारनाथ, अब आप देख लो कितनी जगह बाढ़ आ जाती है। बेटा गवर्नमेंट, आशा कुंभर देवी, तो बेटा गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती है जब भी कहीं पर बेटा ऐसी नेचुरल कैलामिटीज या अनसर्टेनिटीज अराइज होती है, तो गवर्नमेंट वहां पर फूड सप्लाई देती है फ्री ऑफ कॉस्ट। वो कहां से देती है, अपने बफर से ही देती है। समझ आई बात बेटा? चलो आगे बढ़ना। कहता है while the nation had immensely benefited from the green revolution, the technology involved was not free from the risk. One such risk was the possibility that it would increase the disparity between the small and the big farmers. बेटा काम की बात बता देता हूँ, देखो अगेन ये एक लिमिटेशन है, मैंने भी दो लिमिटेशन बोली है ना आपके सामने, लिमिटेड क्रॉप, लिमिटेड रीजन। ये एक और बेटा है लिमिटेशन है, आप इसे बोल सकते हो इकोनॉमिक डिवाइड। बेटा जो गल्फ है ना बिटवीन द स्मॉल फार्मर्स एंड द बिग फार्मर्स, वो ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और बढ़ गया, ये खाई और बढ़ गई, कम नहीं हुई। आप खुद समझो बेटा, इंडिया में बल्क ऑफ द पॉपुलेशन इज स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन स्मॉल और मार्जिनल फार्मर की है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर ज्यादा है, बिग फार्मर्स कम है। HYV टेक्नोलॉजी महंगी है, क्योंकि HYV टेक्नोलॉजी के साथ आपको केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड सब कुछ चाहिए, ठीक है ना। स्मॉल फार्मर खरीद नहीं पाया, ये यहीं का यहीं, बिग फार्मर ने खरीद लिया, इसने खरीद लिया, वो क्रॉप ही इतनी ज्यादा होगी कि मार्केट में बेचने लगा, मार्केट सरप्लस बचने लगा। जब ये मार्केट में बेचने लगा, ये और अमीर और ये गरीब का गरीब, ये खाई बढ़ती चली जा रही है। और आपको भी पता है बेटा, लोन वेवर इज फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड इन आवर कंट्री। कोई गवर्नमेंट आती है इलेक्शन से पहले क्या बोलती है, किसानों का कर्जा माफ। सर यही होता है कि नहीं होता? लोन वेवर इज फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड इन आवर कंट्री, येट सुसाइड इज अ सीरियस चैलेंज अमंग द फार्मर्स टू। इतना लोन वेवर के बाद आज भी बेटा सुसाइड एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो फार्मर्स करते रहते हैं, इतना लोन माफी के बाद भी। तो बेटा ये जो खाई है ना, ये और बढ़ा दी HYV टेक्नोलॉजी ने और ग्रीन रेवोल्यूशन ने। समझ आई बात बेटा? तीसरी लिमिटेशन। चलो बढ़ते चलो, खैर आगे बढ़ते हैं। हाँ कहाँ थे हम? चलो, सिंस ओनली द बिग फार्मर कुड अफोर्ड द रिक्वायर्ड इनपुट, thereby reaping most of the benefit of the green revolution। समझ में आ गई होगी बात? ज्यादा से ज्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट बिग फार्मर्स को मिला, स्मॉल फार्मर को नहीं मिला। Moreover, the HYV crop were also more prone to attack by the pest, and the small farmer who adopted this technology could lose everything in pest attack। कहता है कि अगर आपने गलती से खाली HYV टेक्नोलॉजी, HYV सीड्स खरीद कर क्रॉप प्रोड्यूस कर दी ना, तो उसमें कीड़े लगने के चांसेस ज़्यादा होते थे, और अगर गलती से क्रॉप में कीड़ा लगा तो स्मॉल फार्मर बर्बाद वहीं, उसी साल सारी क्रॉप खत्म हो जाएगी, उसी साल बर्बाद हो जाओगे। तो वो डरते भी थे, ठीक है ना। बिग फार्मर डरते नहीं थे, HYV टेक्नोलॉजी वो पूरी खरीदते थे। सीड्स के साथ पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड की जरूरत है ही है, क्योंकि बहुत सारी डिजीजेस, बहुत सारे बेटा कीड़े लग जाते थे, ठीक है जी। आगे बढ़ना। कहता है फॉर्चुनेटली दिस फियर डिड नॉट कम ट्रू बिकॉज ऑफ द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट। कुछ एक्सटेंट तक गवर्नमेंट ने रोक लिया बेटा, कीड़े नहीं लगने दिए। कैसे? आपको याद होगा बेटा, हमने एक रिफॉर्म पढ़ा था, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट ने रन करे थे ऑल ओवर द कंट्री। याद है ना, मैं आपको बोल रहा था आपकी गलियों में बेटा पार्षद चलवाते नहीं क्या पेस्ट कंट्रोल प्रोग्राम? सेम बेटा गवर्नमेंट ने ऑल ओवर द इंडिया चलवाए थे बेटा, ठीक है ना। चलो, कहते द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड लोन एट अ लो इंटरेस्ट रेट टू द स्मॉल एंड द सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर सो दैट स्मॉल फार्मर कुड हैव एक्सेस टू द नीडेड इनपुट। Since the small farmer could obtain the required input, the output of the small farms equal to the output of large farm in the course of time. As a result, the green revolution benefited the small as well as the rich farmer. बेटा 1965 में तो फायदा उन्होंने नहीं उठाया, स्मॉल फार्मर फायदा नहीं उठा पाए। कहता है उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या करा, सब्सिडी देनी शुरू कर दी हर चीज़ पे। HYV टेक्नोलॉजी खरीदोगे, फर्टिलाइजर खरीदोगे, हम सब्सिडी देंगे, बहुत सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिलवा रहे हैं आपको, आप खरीदो और प्रोड्यूस करो, ताकि आप बिग फार्मर रिच फार्मर के बराबर खड़े हो जाओ। चलो जी आगे बढ़ना बेटा। कहता है एज अ रिजल्ट द ग्रीन रेवोल्यूशन बेनिफिट द स्मॉल एज वेल एज द रिच फार्मर। द रिस्क ऑफ द स्मॉल फार्मर बीइंग reowned when the pest attack their crop were considerably reduced by the services rendered by the research institute established by the government। आपको याद होगा बेटा, मैं याद करा देता हूँ, टेक्निकल रिफॉर्म में एक हेडिंग लिखवाई थी मैंने, साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। उसमें मैंने लिखवाया था गवर्नमेंट ने 23 यूनिवर्सिटीज़ बेटा एस्टैब्लिश करी जो रिसर्च करती हैं बेटा कि कैसे कैसे डिजीजेज हो सकती हैं क्रॉप को, और कैसे बेटा क्रॉप रोटेशन करनी है, कैसे सिलेक्शन ऑफ क्रॉप करनी है, कैसे फॉलोइंग का प्रोसेस करना है,
कहता है ये सब ने हेल्प करा बेटा कि पेस्ट बहुत ज़्यादा एक्सटेंट तक बढ़ नहीं पाए, वो कीड़ा लगने वाला फसल में काम हुआ नहीं, बच गए बेटा। चलो जी, कहता है यू शुड नोट दैट द ग्रीन रेवोल्यूशन वुड हैव फेवर्ड द रिच फार्मर ओनली इफ द स्टेट डिड नॉट प्ले एन एक्सटेंसिव रोल इन इंश्योरिंग द स्मॉल फार्मर ऑल्सो गेन फ्रॉम द न्यू टेक्नोलॉजी। यार बाकी बात सिंपल है। अभी एक काम करेंगे बेटा, द डिबेट ओवर सब्सिडीज, ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, पहले आप इसको रीड कर दो, फिर हम ग्रीन रेवोल्यूशन के बेटा अचीवमेंट्स लिखेंगे और बेटा फेलियर्स भी लिखेंगे, यानी कि इंपॉर्टेंस एज वेल एज लिमिटेशंस लिखेंगे। आप एक बार इसको रीड करो, इससे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं मुझे। चलो बेटा सामने देखना मेरी तरफ। अभी स्टार्ट करेंगे हम लिखना कुछ बड़े काम की बातें। अचीवमेंट्स ऑफ एग्रेरियन रिफॉर्म, लिमिटेशन क्या थी बेटा। चलो बाबू, सबसे पहले आप टाइम पीरियड जरूर लिख लेना, टॉपिक लिख लो ग्रीन रेवोल्यूशन, ब्रैकेट में लिख लेना अचीवमेंट ऑफ एग्रेरियन रिफॉर्म, अचीवमेंट ऑफ एग्रेरियन रिफॉर्म्स। हाँ जी, मैंने तो ग्रीन रेवोल्यूशन का मीनिंग लिख दिया, वैसे मैं बता चुका हूँ लास्ट क्लास में। ग्रीन वर्ड क्रॉप को डिनोट करता है बेटा, और रेवोल्यूशन का मतलब होता है एकदम से प्रोडक्टिविटी में बहुत बड़ा उछाल आ जाना, ठीक है ना, स्पर्ट इन प्रोडक्टिविटी। ठीक है जी। सेकेंड हेडिंग लिख रहा हूं बेटा ऊपर।
सेकेंड हेडिंग रब कर रहा हूं बेटा। बेटा साथ साथ लिखते रहो, लिमिटेशन खत्म करते ही पहले कॉपी चेक होगी। कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग, बस। फिर भी बहुत हद तक बच पाता था, वरना अगर आपके खेतों में ही खड़ा रहेगा, बारिश की जरूरत नहीं है, बारिश आ गई खत्म। आप काट के रखने के लिए तो जगह ढूंढते थे, वो होती नहीं थी आपके पास, तो वेयर हाउसेस में स्टोर रह जाता था कुछ टाइम तक। नोट कर ले। आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय। ज़्यादा बह गया।